देखो बेसिकली अब मैं आपको साइट मैप और रोबोट्स डॉट टी के बारे में बताता हूँ कि इनका क्या यूज़ है। साइट मैप और रोबोट्स, ये रोबोट्स है, बस ये याद रखना, रोबोट्स डॉट टी। साइट मैप को भी अगर पूरा मैं बोलूँ तो साइट मैप डॉट एक्सएमएल। ठीक है। अब देखो हर एक वेबसाइट का ना मैप होता है। अब देखो दो तरह के लोग होंगे। एक चेन्नई का बंदा, उसे पूरा भारत घूमना है। ठीक है। अब उसके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता चेन्नई के बाद वो जैसे जाएगा दिल्ली, फिर जाएगा वो कोलकाता, फिर जाएगा वो पुणे, फिर जाएगा वो चंडीगढ़, फिर जाएगा वो कश्मीर। तो बहुत ही गलत रास्ता है। बेस्ट रास्ता क्या है? चेन्नई से पहले आ जाएगा वो पुणे, पुणे से आ जाएगा मुंबई, मुंबई के बाद आ जाएगा अहमदाबाद, फिर आ जाएगा अपना जयपुर, फिर आ जाएगा अपना दिल्ली, फिर आ जाएगा अपना चंडीगढ़, फिर आ जाएगा कश्मीर। ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है। तो ऐसे ही ना गूगल है। मैंने आपको सबसे पहले क्रॉलिंग इंडेक्सिंग रैंकिंग के बारे में समझाया होगा। सबसे पहले गूगल क्या करता है? क्रॉल करता है, वेबसाइटों को रीड करता है। उसके बाद वो क्या करेगा? इसको लोकल स्टोर करेगा अपने, मतलब जो इतना सारा उसने वेबसाइटों के कंटेंट को रीड किया उसको स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद वो क्या करेगा? इंडेक्स करेगा, या फिर बोलो कैटेगराइज करेगा। अगर आपकी डेंटल की वेबसाइट है, डेंटल के अंदर कैटेगराइज करेगा। स्पोर्ट्स की वेबसाइट है तो स्पोर्ट्स के अंदर, न्यूज़ की है तो न्यूज़ के अंदर कैटेगराइज करेगा। और फिर आपकी वेबसाइट जैसी हज़ारों वेबसाइट होगी जो कैटेगराइज होगी। ठीक है। 100 वेबसाइट मान लो कैटेगराइज है। ठीक है। अब क्या होगा? 100 में से फॉर एग्जाम्पल एक दो मतलब सीक्वेंस करेगा, रैंक देगा फिर। ठीक है। तो यही स्टेप होता है, क्रॉलिंग, लोकल स्टोरेज, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ है। अब गूगल के बोर्ड सबसे पहले करेंगे क्रॉल। क्रॉल बोल लो या फिर बोल लो वेबसाइटों को रीड करेंगे। ठीक है। रीड करने की प्रोसेस को मैंने बोल दिया क्रॉलिंग। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या क्रॉलिंग? अब जब गूगल का बोट होते हैं, बहुत सारे गूगल के बोट्स होते हैं, स्पाइडर होते हैं, या बोल लो कुछ प्रोग्राम गूगल ने डेवलप किए हुए हैं। ठीक है। जो अलग अलग वेबसाइटों पे जाते रहते हैं और उन्हें क्रॉल करते रहते हैं। ठीक है। गूगल ने अलग अलग ऐसे प्रोग्राम बनाए हुए हैं। तो जब गूगल के बोट आपकी वेबसाइट पे आएगा, 1 घंटा तो आपकी वेबसाइट पे रुकेगा नहीं, 10 घंटा तो रुकेगा नहीं। मुश्किल से रुकेगा 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट या कुछ सेकंड्स के लिए आएगा। ठीक है। मैं चाहता हूँ जब भी गूगल का बोट आए, एक तो वो ज़्यादा रुके। ठीक है। ज़्यादा टाइम तक मेरी वेबसाइट को क्या करे? स्कैन करे। ठीक है। और स्कैन करने के बाद उसे लोकल स्टोर करे। ठीक है। ये चीज़ है। बट 1 मिनट के लिए भी आया। 1 मिनट भी बहुत कम होता है। जब मेरी 1 लाख वेबसाइट है, न्यूज़ वालों के पेज, जो न्यूज़ वेबसाइट होती है उसमें तो हज़ारों करोड़ों वेबसाइट पेजेस होते हैं, मतलब क्योंकि एक दिन में वो पता नहीं कितने सैकड़ों आर्टिकल्स डाल देते हैं। तो ऐसे केस में मैं चाहता हूँ कि मेरे हर एक आर्टिकल क्या हो? इंडेक्स हो। 1 मिनट में 10 लाख पेजेस को स्कैन करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया? गूगल को एक मैप दे दिया। ठीक है। मैप दे दिया, बोल लो वेबसाइट का क्या दे दिया? साइट मैप दे दिया। उस साइट मैप में सारी चीज़ें प्रेजेंट होगी, मेरी जितने वेबसाइट पे लिंक होगी ना सारी प्रेजेंट होगी। हाँ, बुक का इंडेक्स आप बोल सकते हो। जितने मेरी पोस्ट होगी वो सारी यहाँ पे होगी। जितने मेरे पेजेस होंगे उसका मैंने एक लिंक दे दिया गूगल को, इस लिंक के अंदर सारे के सारे पेजेस हैं। जितने मेरे पोस्ट होंगे उनका मैंने एक लिंक दे दिया, उस लिंक के अंदर सारे के सारे पोस्ट प्रेजेंट होंगे। जितने भी मेरे क्या है, फॉर एग्जांपल वेब स्टोरी, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा वेब स्टोरीज। जितने भी मैं अपनी वेबसाइट पे वेब स्टोरीज बनाऊंगा उसका मैंने क्या दे दिया? एक लिंक दे दिया, उसके अंदर सारी वेब स्टोरी होगी। जितने भी अंदर प्रोडक्ट्स होंगे, वेबसाइट ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स के अंदर प्रोडक्ट्स होंगे, प्रोडक्ट्स के लिए मैंने एक लिंक दे दिया, उसके अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट, मतलब ऑर्गेनाइज हो गया। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आप लगाओ, ये देखो, पोस्ट, पेज, वेब स्टोरी, कैटेगरी, ऑथर। पोस्ट के अंदर सारे के सारे मेरे ब्लॉग पोस्ट होंगे। फॉर एग्जांपल एक ले लेता हूँ, ये सारे के सारे ब्लॉग पोस्ट कहाँ पे है? पोस्ट के अंदर। ठीक है। पोस्ट के बाद पेजेस के अंदर पेजेस होंगे, वेब स्टोरीज के अंदर होगी वेब स्टोरीज, जो भी होगी मेरी अलग अलग ऐसी वेब स्टोरीज। तो सबके लिए क्या है? अलग अलग स्पेसिफाइड लिंक्स है, पोस्ट, पेज, स्टोरीज, कैटेगरी। यहाँ पे आपका हो गया प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि ई कॉमर्स नहीं है। ठीक है। ई कॉमर्स के अंदर वो भी आ जाएगा। अब इसके लिए करना क्या है? कुछ नहीं करना, प्लगइन को एक्टिवेट कर दो। आप यहाँ देख रहे होंगे ये किसकी वजह से है? रैंक मैप की प्लगइन। इसको एक्टिवेट कर दो, जैसे ही एक्टिवेट होगा साइट मैप जनरेट होगा। ठीक है। साइट मैप जनरेट हो गया, आपको कुछ नहीं करना।
मतलब वो फिर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऑटोमेटिक। ये तो आ गया वर्डप्रेस वेबसाइट। अगर मेरी नॉन वर्डप्रेस वेबसाइट है, किसी भी वेबसाइट के साइट मैप को चेक करने का एक आसान तरीका है, आपको सबसे पहले उसका डोमेन नेम लिखना है। ठीक है, मुझे बोट का चेक करना है, बोट का ये डोमेन है स्लैश sitemap.xml, ये बना हुआ, सबके बने होते ज़्यादातर। ये देखो, इसके अंदर देखो प्रोडक्ट्स के अंदर सारे के सारे बोट के क्या होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे। ये लिंक है, यहाँ थोड़ा समझने मुश्किल है, ये वर्डप्रेस है ना, वर्डप्रेस आसान है, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये देखो 1 लिंक 2 लिंक 3 लिंक 4 लिंक, साइट मैप कलेक्शन, साइट मैप ब्लॉग्स, साइट मैप प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के अंदर जाते हैं, एक बार इसे देख लेते हैं। अब इसके अंदर भी अलग अलग क्या है, लिंक्स है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जैसे ये एक लिंक है, कुछ होगा इसमें, ये सारे लिंक्स होते हैं साइट मैप पे। अब ऐसी वेबसाइट में हम जनरेट कैसे करें, क्योंकि वर्डप्रेस तो है नहीं, उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, उसके लिए हम जाएंगे एक वेबसाइट पे, इस पे xmlsitemaps.com। ठीक है, xmlsitemaps.com। यहाँ पे जाने के बाद कुछ नहीं करना, आपको अपने डोमेन डाल देना, स्टार्ट कर दो, ये आपको साइट मैप जनरेट करके दे देगा। अप टू 500, अगर आपकी वेबसाइट में 500 पेज है तो ये फ्री है, उसके बाद ये पैसे मांगेगा। ठीक है, 4-5 पेजेस के लिए तो होते हैं। 4-5 पेज के, अगर कोई कोडिंग वाली वेबसाइट है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हमारी वेबसाइट बनी है इसमें अब जरूरत नहीं है उसके हमारे लिए, में तो वर्डप्रेस है ना, आप इसको, ये आपको जनरेट करके दे देगा, आप इसे डाउनलोड कर लेना। बस कोशिश करना, जो इसका आपने देखा होगा, जब भी एक्सेल की फाइल डाउनलोड होती है तो CSV में होगी, XLS में होगी, एक होता है XML फॉर्मेट भी होता है, तो ये XML वही फॉर्मेट है। तो इस फाइल का नाम क्या होना चाहिए, साइट मैप, और फॉर्मेट क्या होना चाहिए, XML। नेम चाहे कुछ भी हो, नहीं, नेम साइट मैप ही होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, साइट मैप, और फॉर्मेट XML, बस ये चीज़ आपको याद रखनी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये डाउनलोड करके दे देगा, आपको इसको अपनी होस्टिंग में अपलोड करना है। होस्टिंग में, क्योंकि सारी फाइल्स आपकी कहाँ होती है, सर्वर पे होती है, सर्वर पे आपको इसको अपलोड करना है। कहाँ अपलोड करना है, पब्लिक HTML एक फोल्डर होता है, आप चेक करोगे पब्लिक HTML एक फोल्डर है, वहाँ पे जाके अपलोड करना है आपको पब्लिक HTML। बस एज इट इज़, कुछ नहीं छेड़ना आपको, एज इट इज़ अपलोड करना है। स्कैनिंग में थोड़ा टाइम लेगा, अगर छोटी वेबसाइट है तो कम टाइम जैसे लेगा। अपना वर्डप्रेस पे तो ऑटोमेटिक बनता जाएगा। हाँ, चाहे हम कोई भी अपडेट करें, ऑटोमेटिक, मैं कुछ भी करूंगा ऑटोमेटिक। नॉन वर्डप्रेस में अपने आप, वर्डप्रेस में जैसे मान लो हमने बार बार हमें चेंजेस करने पड़ेंगे अपने साइट में। बार बार उसको करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए लोग ना अभी जब भी अपनी कोडिंग पे वेबसाइट बनाते हैं तो उसका ना एक फ्रंट एंड और बैक एंड, दो चीजें होती है, वो बैक एंड भी बना के रखते हैं, ताकि जैसे आपको वर्डप्रेस है ना, ऐसी हर एक वेबसाइट, जितनी बड़ी वेबसाइट आप देखते हो उन सब के बैक एंड होते हैं। बैक एंड में क्या करते हैं, जैसे रैंक मैथ है, खुद का एक प्लगइन वो डेवलप कर देते हैं, उससे क्या होता है, जो जो वो चेंजेस करते हैं वो यहाँ पे भी आ जाता है, मतलब उनका, उन्हें भी बार बार मैनुअली नहीं करते, वो भी बैकएंड डेवलप कर दिया, बैकएंड में रैंक मैथ जैसा प्लगइन डेवलप कर दिया, फिर वो चेंजेस करते रहते हैं। ये एक चीज मुझे पूछनी है, हाँ, मैंने ना एक वो वेबसाइट है ना W3 स्कूल, हाँ हाँ, वो पूरी वेबसाइट डाउनलोड कर ली। ठीक है, अब उसको अगर मैं लोकल चला रहा हूँ ना, उसमें कुछ पेजेस जो है वो .asp भी है, जैसे, तो उसमें .asp सर्वर भी डालना पड़ेगा ना। हाँ, इंडेक्स वाला पेज तो इसका नॉर्मल खुल जा रहा है, जो डिफॉल्ट पेज है। हाँ, इसको आपने डाउनलोड कहाँ से किया, वो एक httrack सॉफ्टवेयर है, समझिए, हाँ, अब जैसे इसमें हमें जावास्क्रिप्ट लर्न करना है, तो जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, पहला पेज खुल जाएगा, दूसरा खुल जाएगा, ठीक, तीसरा ASP पेज है, देख खुलेगा नहीं, .asp ये खुलेगा नहीं, तो आप इसको कहीं पे चढ़ा के देखो, आप इसे अपनी डोमेन पे, अच्छा, तब जाके क्या पता वहाँ चल जाए, यहाँ तो पे नहीं चल रहा। तो उसका जो सर्वर हम इंस्टॉल कर देंगे तो उसमें तो इसको आप नहीं तो ना उधर होस्ट करके देखिए, आपका क्या बोलते हैं इसे, बहुत सारे ना फ्री होस्टिंग प्लेटफॉर्म होते हैं। मुझे ऑनलाइन भी रखना है इसे। हाँ, जैसे हमारे लोकल सिस्टम्स हैं, ठीक है, लोकल सिस्टम्स पे डालना है, जैसे बच्चों को, अब उनमें हमने नेट कनेक्ट नहीं किया हुआ है, ठीक बट है, हमें बच्चों को बोलना है कि आपको ये नोट करना है, तो वहाँ पे ये चल जाए। अच्छा, तो इसका मतलब आपको बेसिकली ये खुल नहीं रहा है ये सारा पेज। हाँ, जैसे ये तो खुल गया, जो HTML पेज है वो खुल जाएगा, ठीक है, ASP वाला कोई सा भी पेज नहीं खुलेगा इसमें।
अपने ASP को क्या कन्वर्ट किया जा सकता है नॉर्मल डॉट HTML में? ये आप देखिए ASP क्या कन्वर्ट हो सकता है नॉर्मल HTML में? नहीं तो इसके लोगो वगैरह चेंज करके सारा कुछ करके हाँ, अपने वो नाम तो से अपलोड मार दे। वो तो दिक्कत है ना, वो रैंक वगैरह तो क्या ही करेगी, लेकिन आप खाली बना दो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। HTML ASAP हो तो सकता होगा, ये देखो कई सारे कन्वर्टर तो होंगे। You cannot convert an ASP file into HTML. HTML is a markup language that describes how objects appear on the browser page. ASP files are passed on the Microsoft server which generate HTML code that is sent to browser. If you convert an ASPX page to HTML, you will lose all the dynamic elements of the page. Dynamic तो कुछ भी नहीं होगा इसमें। Dynamic कुछ नहीं, सारा static। You can try these ASP pages as an HTML file. Open the ASPX page in the web browser. Save as, इसको आप ना सेव एज कर दो HTML के फाइल में, .html SF की जगह .html आप करके देखिए आप इसे, और उसी फोल्डर में अपलोड करके देखिए। नहीं हो सकता होगा शायद पॉसिबल। वो फिर सर्वर ही डालना पड़ेगा ना। हाँ, लोकल होस्ट सर्वर। लोकल होस्टिंग, एक मैं नाम भूल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसे, मैं नाम बता देता हूँ। अच्छा मेरे पास ना शायद स्काइप पे पड़ा होगा कोई, लोकल होस्टिंग नहीं, मैं बता देता हूँ। स्काइप यहाँ पे नहीं होगा। नेटलीफाई, हाँ नेटलीफाई पे आप इसे होस्ट कर, नेटलीफाई हाँ, इंस्टॉल करना पड़ेगा ना पहले। नहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा, नेटलीफाई ऑनलाइन है, अपनी इस कोडिंग की फाइल को वहाँ अपलोड कर दो, नेटलीफाई पे काम हो जाएगा। बट उसके लिए तो नेट में सिस्टम में नेट सिस्टम में नेट होना चाहिए, हाँ। दिक्कत तो है ना, सिस्टम में नेट नहीं है किसी में। सिस्टम में नेट नहीं है तो मैंने इसे काम तो नहीं किया, देख होगा उसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़। लोकल होस्ट वो चीज़ नहीं होती, लोकल होस्ट ऐसी चीज़ ही नहीं होती। लोकल होस्ट का मतलब होता है कि आप अपने आपके लैपटॉप में अगर कोई फाइल है, आप उसे कहीं पर भी ओपन करते हो, लोकली ओपन होती है। लोकल होस्ट कोई अलग से सर्वर नहीं है। लोकल होस्ट के लिए आपको XAMPP वगैरह इंस्टॉल करना पड़ता है, एक XAMPP होता है, XAMPP डेटाबेस आपको बनाना पड़ता है SQL में। IIS इंस्टॉल करना होता है ये, मतलब जिस टाइम पे मैं कर रहा था ना, जब वो अपने वो चल रही थी हाँ, स्पेशलाइजेशन.NET की, तो आई ये भूल रहा था मैं नाम, IIS इंस्टॉल करके ना अच्छा। उससे हो जाता है। विंडोज 7 में इजीली हो जाता है।